नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। यूपी में 2022 चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? क्या चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे? तमाम अटकलों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विराम लगा दिया है। लखनऊ में अपनी रैली में शाह ने साफ कर दिया है कि अगर 2024 में मोदी जी को पीएम बनना है तो योगी जी को सीएम बनाइए। इस ऐलान ने अमित शाह ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पार्टी का रुख साफ कर दिया है। अमित शाह ने कहा है कि योगी जी ने 90% वादे पूरे किए हैं। अपराध पर सख्ती का परिणाम है कि आज यूपी में बाहुबली ढूंढे नहीं मिल रहे। अब दूसरी ओर देखा जाए तो सपा और बसपा भी अपने प्रयास में जुटे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी मैदान में उतरी है। 40% महिलाओं को टिकट देने की उन्होंने बात कही है। लेकिन अब क्या होगा यूपी की जनता पर इसका असर, ये तो समय ही बताएगा। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है कि 2022 में यूपी इलेक्शन में क्या होगा। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं जयवंत पंड्या, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से डॉक्टर करण बारोट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्योति अमीन पटेल, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे जयवंत जी शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं पहले एक खबर आई थी सामने कुछ महीने पहले कि शायद योगी जी से हाई कमांड जो है भाजपा का वो नाराज चल रहा है, लेकिन फिर योगी जी दिल्ली जाकर शायद जो भी सुलह थी वो कराए थे। और अब आज अमित शाह ने अगर उनके पूरे बयान की बात करें तो 32 मिनट में कम से कम 17 बार उन्होंने योगी जी का नाम लिया और ये साफ कर दिया कि बीजेपी का जो आने वाला चुनाव है उसमें चेहरा योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। योगी आदित्यनाथ की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में योगी जी को साइडलाइन करना ना असंभव है जी। वो भाजपा भी जानती है, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री की बात हो रही थी तभी विधायकों की बैठक में, मतलब चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ 2017 की जी। उस समय योगी आदित्यनाथ सीएम का फेस नहीं थे। फिर भी जो विधायक चुन के आए थे उन लोगों ने योगी जी की बात कही थी कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो और नरेंद्र मोदी, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जो नस नस जानते हैं राजनीति की, वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाना माने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान पहुंचाना। क्योंकि जो पिछली बार चुनाव हुआ था तो उसमें मोदी जी का तो वेव था ही, लेकिन साथ में योगी जी का भी वेव था। योगी जी के नाम से भी मत काफी पड़े थे और उसमें उस टाइम तो वो सांसद थे, फिर भी योगी जी के नाम पर बहुत मत पड़े थे। तो सिर्फ मोदी जी के नाम पर वहां चुनाव नहीं जीता जा सकता है, वो मोदी जी और अमित शाह दोनों जानते हैं। तो थोड़ा वो हुआ था दोनों हाईकमांड और सीएम में, और कुछ बातें रही होगी तो वो ज्यादातर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन A.K. शर्मा जी की बात थी कि उनको डिप्यूटी सीएम बनाना चाहते थे या कुछ और बातें थी, तो वो सामने बैठकर वो सुलझ गई। और अभी लगता है कि आज अमित शाह जी ने जो वहां पर चुनावी रैली जैसा एक संबोधन किया जनसभा को, तो उससे साफ हो गया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में योगी जी के नाम पर ही वोट मांगेगी और मोदी जी तो रहेंगे ही, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन योगी जी को हटाना भाजपा के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जैसा होगा, वो भाजपा वाले पूरी तरह जानते हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ भाजपा की ओर से शैलेश परमार भी जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका के न्यूज में। क्या कहना चाहोगे? अगर आज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का आगाज करने के लिए लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव में चेहरा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे उनकी तरफ से, और 300 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। क्या कहना है इस बार यूपी में क्या होगा? जो पहले तो के न्यूज़ और आपकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन है कि ये यूपी की जो इलेक्शन की बात आपने छेड़ी है। हमारे अमित शाह हो या नरेंद्र भाई मोदी हो या जेपी नड्डा
जी हो। हमारा जो काम है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं होता है। हमारे हमारे जो पार्टी है वो सेवा की पार्टी है, वो निरंतर सेवा करती रहती है। आप अभी वो बोल रहे हैं कि 300 सीट, हमने तो ये हमारे CR पाटिल जी ने गुजरात में 182 सीट रखी है, तो कोई बोल रहे हैं कितने में से 182, तो वो बोले हैं कि हम सब बोल रहे हैं कि हमारा माइक्रो मैनेजमेंट ऐसा है, हमारी केडर बेस्ड पार्टी है, तो 82 में से 182 में से 182 है, ये हम बोल रहे हैं। ऐसे वैसे ही यूपी में भी हमारे जो CM हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। यूपी में जो कानूनन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, और कानूनन व्यवस्था बनाने में हमारे योगी आदित्यनाथ जी सफल रहे थे। वहाँ पे असामाजिक तत्व हो या गुंडागिरी हो, वहाँ पे हमने पास्ट में देखा है कि यूपी की सरकारें बहुत काम करने के बावजूद भी वहाँ का जो क्राइम रेट है वो कम नहीं हो रहा था। और आज हमारे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की जो गवर्नमेंट चल रही है, उसी से पता चलता है कि जो क्राइम रेट है यूपी का वो बहुत कम हो गया है, और वहाँ की जो शांति है वो शांति अब लोग भी समझ रहे हैं कि यूपी में शांति है, तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली जो सरकार है, वो गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ जी की, उनकी वजह से शांति है। और कहीं जो गुंडे थे वो यूपी से बाहर निकल गए हैं, वो समझ भी गए हैं, वो वहाँ का जो क्राइम रेट था वो कम हुआ है, इसीलिए ही सब गुंडे और सभी लोग समझ गए हैं कि अब डेवलपमेंट करना है तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ही डेवलपमेंट कर सकती है। हमारे अमित शाह जी पहले भी गए थे यूपी में, और जब योगी आदित्यनाथ आए सीएम के पद पर, उससे पहले भी जो इलेक्शन जिताने के लिए तो हमारे अमित शाह ही गए थे। हमारे अमित शाह हो, JP नड्डा हो, और कोई भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व हो, तो वो जाते ही रहते हैं। वो इलेक्शन आता है और जाते, ऐसा नहीं होता। मगर इलेक्शन में हमारा काम क्या होता है, माइक्रो मैनेजमेंट करना, पेज समिति की रचना करना, और सभी जो हमारे कार्यकर्ता से लेकर जो हमारे नेता जो लोग हैं, हमारे लीडर लोग हैं, उसको फिर से काम में जो जुटा देना। और जो सेवा का काम हमने अभी तक किया है, 5 वर्षों में किया है, 2-3 सालों में किया है, वो सभी कामों को हम लोगों के पास ले जाने के लिए ये माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। और हमारी तो ये हमने बोला ना कि हमारी विचारधारा वाली पार्टी है, हम एकात्म मानववाद में मानने वाली पार्टी है, तो ये हमारा जो काम है वो चलता ही रहता है। हमारे छोटे से छोटे लीडर हो या बड़े से बड़े लीडर हो, सभी लोग इलेक्शन के मोड में ही पहले से होते हैं, मगर जो इलेक्शन आता है तो सब दिखता है कि काम करता है, बाकी हम काम करते ही रहते हैं। जी, ज्योति जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? अभी तो भाजपा की ओर से लक्ष्य रखा गया है 300 के पार सीट लाने का। अगर पिछले चुनाव के अंकों पर अगर नजर करें तो बीजेपी के गठबंधन को भी अगर हम छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने ही दम पर 312 सीटें जीती थी, और वो भी 384 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। और बाकी अपना दल और जो भासु सपा था, यानी कि भारतीय हम अगर बात कर ले सुहेल देव समाज पार्टी, जो कि अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नजर आएगी, अगर उन सीटों को भी छोड़ देते हैं, उन अगर जीती हुई सीटों को भी हम कहीं साइड आउट कर देते हैं, तो 312 भाजपा। हाँ जल्पा, बिल्कुल सही बात है आपकी। पिछली बार यूपी की जनता ने बहुत बहुमती से योगी सरकार को जिताया था, भाजपा को जिताया था, क्योंकि काफी वर्षों से सपा और बसपा दोनों का बारी बारी रूल रहा है, और दोनों से मोह भंग हो चुकी थी वहां की जनता, इसलिए। और उसके भी पहले कांग्रेस का शासन था, लेकिन फिर यूपी का कहीं जब विकास नहीं हो रहा था, तब गुजरात का विकास मॉडल को सामने रख के वहां पर प्रचार किया गया था, और इसी मद्देनजर जनता ने भाजपा को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। अब योगी जी की बात करूं तो जो उनकी जो पॉजिटिव बातें रही है तो वो ये है कि उन्होंने बाहुबलियों के खिलाफ काफी सख्त कार्रवाई की है, और मतलब बिना डरे, बिना दबाव में आए वहां की पुलिस को छुट्टा दौड़ दे दिया गया है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि तब तक यूपी में कायदा और कानून का इस तरह से चलन था कि पुलिस भी डरती थी बाहुबलियों से जी। तो वो उनको, पुलिस को एक बार छुट्टा दौड़ दिया है, तो पुलिस ने भी काफी काम किया है वहां की।
वो है राम मंदिर का निर्माण और उसका समाधान। जी बहुत अच्छी है और वो आ रहा था, तो उसमें भी उन्होंने मतलब पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया है। तीसरा जो उनके फेवर में चीज जाती है वो है मोदी जी की तरह वो भी परिवार रहित हैं। तो एक अपने आप एक लोगों में इमेज होती है कि इनको किसके लिए करप्शन करना है। जी तो फिर वो साफ इमेज जो होती है वो भी बहुत काम में आती है इलेक्शन में। तो ये जो 3 सबसे बड़े मुद्दे थे को मतलब जी वो तो वो है जो कुछ हुआ, जो केस हुआ उसमें अगर काम दिखाया होता हो जाता, 4 चांद लग जाते। लेकिन इसमें एकदम वो उनको बचाने वाली नीति हुई, ढीला ढाला मतलब पुलिस का रवैया रहा, उसकी वजह से एक इम्प्रेशन ये गई कि ये बाहुबलियों के तो खिलाफ जी पर नहीं, चाहे भले ही वो क्रिमिनल क्यों ना हो। तो वो कहीं ना कहीं उनकी छवि कहीं धूमिल कर देती है इस तरह की बातें। दूसरा लाएगा किसान आंदोलन, खेती ऊपर कि हम जानते ही अपने माँ कह सकते कि वो शुगर उत्पादन सबसे बड़ा वही होता है, वो भाजपा के खिलाफ जाएगा तो वो वोट बैंक उनकी कम होगी। तीसरा जो उनका छवि धूमिल करने वाला केस है वो है कोरोना के वक्त जो उन्होंने आंकड़े दबाने की कोशिश की। देखिए एक बात होती है, सब जानते हैं कि के केस हुए थे किसी भी सरकार के लिए हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन वो आप ईमानदारी से कबूल करो कि हाँ भाई हमारी बूते के बाहर चली गई है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता भी समझती है और वो फिर उनको माफ भी कर देती है। लेकिन जब सरकार का रवैया इस तरह होता है, नहीं हम सब मीडिया का चलाया हुआ है, तो देखिए कि इसके लिए वहाँ पे वो पत्रों की बड़ी बड़ी दीवारें कर दी गई थी, क्योंकि जब सरकार की ऑफिस आंकड़े नहीं दे रही थी तब लोग ये जो पत्रकार है वो स्मशान जाके वहां की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको रोका गया। तो ये जो सारी चीजें है ना वो खड़ा कर देती है। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, और जो गंगा में लाशें तैरती हुई मिली थी उस वक्त भी उन्होंने मौन साधा था। उस वक्त वो अगर तपास की देते हिदायत आगे आदेश देते तो कई बार चीजें जानते हैं कि मानवीय जो आखिर है तो सब इंसान, तो जब ह्यूमन लिमिट से बाहर चली जाती है तो उनको मतलब जाता है, छुपाया जाता है, तो वो चीज कटघरे में खड़ा कर देने वाली होती है। तो ये जो है अभी पिछली बार उनकी जो 3 से 5 सीटें आई थी जी, तो अभी क्या है कि बसपा डाउन है, बसपा में मायावती जी तो बहुत ही चुप है, अखिलेश यंग है, और अभी जो पिछले इलेक्शंस हुए थे तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा दिखाव किया है। तो अगर वो कंपटीशन देंगे तो वो अखिलेश उनको दे सकते हैं। बाकी तो जनता जनार्दन जानती है कि उनको किस चीज पे माफ करना है और किस चीज को लेट गो करना है जी। भाजपा आएगी तो सही, लेकिन अब कितनी सीट जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर आप करण जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हम जब चर्चा कर रहे हैं यूपी के इलेक्शन की, अगर हम देखते हैं तो ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं गोवा के दौरे पर पहुंची थी, यानी कि टीएमसी का व्याप जो है वो कहीं ना कहीं वो दूसरे राज्यों में भी लेकर जाना चाहती है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो बीजेपी के होम ग्राउंड यानी कि गुजरात में भी आपने एंट्री की है, तो क्या उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी क्या कहीं ना कहीं आप नजर आएगी? ऐसे तो काफी कम समय बचा है, लेकिन क्या वहां पर दस्तक दे सकती है आम आदमी पार्टी? आपके
मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 से 1.5 साल से काम कर रही है। चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, हाथरस का मामला हो, जल जीवन घोटाला हो, या फिर जयप्रकाश पाल जी की हत्या हुई हो, कोई भी मामले में ज़मीनी स्तर पे आम आदमी पार्टी ने काम किया है। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल में जो काम करके दिखाया है, वही काम आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी करके दिखा सकती है। अगर 7,000 करोड़ के बजट में आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतनी सुविधाएं जनता को दे सकती है, तो 5.5 लाख करोड़ के बजट में उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? क्यों ये सब नहीं हो सकता? अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने वायदा किया था कि 70 लाख जॉब्स वो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को देगी, तो वो आज उन्होंने खाली 4 लाख ही क्यों बताए हैं? और वो 4 लाख की भी वो लिस्ट दिखा सकते हैं? मतलब जनता भारतीय जनता पार्टी के काम से नाखुश है, किया नहीं है उन्होंने। उत्तर प्रदेश पूरे देश में रहा है थोड़े टाइम से, चाहे ये 12 महीनों से खेडूत रास्ते पे बैठा हुआ है, ना उनका कुछ उपाय कर रहे हैं। अभी अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो उसका उपाय भी भारतीय जनता पार्टी को ही करना चाहिए। 650 किसान मर गए, तो इस सब के पीछे कौन जिम्मेदार है? ये सब चीज़ भी देखनी पड़ती है। और युवा जागरूक हो गया है, और इस बार इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सहना पड़ेगा। इतनी जल्दी आप भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता ने उस पर भरोसा करके उनको मौका दिया था, और भारतीय जनता पार्टी उस पर खड़ी नहीं उतरी। जी जी, शैलेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम आज की ही बात करें तो अमित शाह ने कहीं ये भी कहा कि जो प्रदेश है वो महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भगवान शिव की जो काशी है वो उनकी ही धरती है। उन्होंने ये भी वहाँ तक कह दिया कि लेकिन कई सालों से लोगों को यह एहसास नहीं होता था। यानी उन्होंने ऐसा भी कहा कि मुगलों के शासन में 2017 तक कभी भी लोगों को ये एहसास नहीं हुआ कि मतलब यूपी क्या रहा है, यानी वहाँ पर क्या, यानी कि उस बात से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो कानूनन वहाँ पर जो हमें बदलाव नजर आया है उसके मुद्दे पर तो नजर आएगी, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा भी वहाँ पर खास रहेगा। क्योंकि राम मंदिर के बारे में भी उन्होंने कहा था, और उन्होंने अखिलेश यादव पर भी प्रहार किया था। जल्पा जी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है पूरे भारत में इसीलिए जाना जाता है कि राम भगवान है वो भी वहीं से ही है, और जो गोरखनाथ जी है वो भी वहीं से ही हैं, और हमारे कृष्ण कन्हैया है वो भी वहीं से है। हमारा आस्था का कोई केंद्र है, कोई स्टेट, तो वो उत्तर प्रदेश है। और हिंदुत्व की बात मैं अभी ये इस चैनल के माध्यम से छेड़ना नहीं चाहता, कि क्योंकि मैं थोड़ा सा भी बोलूँगा तो जो विपक्ष वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। हम हिंदुत्व का कार्ड खेल नहीं रहे, कभी हिंदुत्व की बात बार बार करते नहीं है, मगर लोग हमें चाहते हैं कि जो हिंदू का कोई भला करने वाली कोई पार्टी है, हिंदू समाज के जो प्रति आस्था रखने वाली कोई पार्टी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी हो, या अमित भाई शाह हो, या हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, या योगी आदित्यनाथ जी हो। योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व का चेहरा भी माना जाता है, सब लोग मानते हैं। और बसपा हो या मायावती की पार्टी हो या अखिलेश यादव की सपा पार्टी हो, सभी ने कभी ना कभी जो वहाँ के ब्राह्मण लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग, उसका साथ लिया ही था, वो कार्ड खेला ही था। मायावती जी को भी ले लो या अखिलेश यादव जी को भी ले लो, वहाँ मेजोरिटी में जो है वो ब्राह्मण लोग मेजोरिटी में है, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अनुसूचित जाति यानी कि दलित वर्ग के लोग वहाँ पे मेजोरिटी में है, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सभी तरह के पहलू देखे जाए तो आखिर तो सब लोग हिंदू ही हैं। हमारे देश जो हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, तो हमारा आस्था का केंद्र जो राम मंदिर है वहाँ, वो भी वहाँ बनाया जा रहा है। पहले ये सब विपक्ष वाले लोग जल्पा जी बोल रहे थे कि राम मंदिर कब बनेगा, तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार, हमारे गुजरात के दो सपूत नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह, उन्होंने दिखा दिया कि राम मंदिर भी वहीं बनाएंगे, तारीख
भी बता दी, और अभी राम मंदिर बनने भी लगा है, अभी राम मंदिर तैयार भी हो जाएगा। अब बोलेंगे कि 370 हटाई कि नहीं हटाई, कब हटाएंगे वो भी बोल रहे थे। एक झंडा एक देश एक झंडा वो भी बोल रहे थे। तो कश्मीर में भी हमने 370 और 35A 35A ये दोनों हटा दिए। ये बात मैं इसीलिए छेड़ रहा हूँ जलपा जी कि ये जो हिंदुत्व की तरफदारी कर रहे हैं आप सब लोग कि हम भी हिंदुत्व की तरफदारी कर ले, तो खुल के बोलो ना। आम आदमी पार्टी भी खुल के बोले ना। आम आदमी पार्टी को तो पहले झटके से ही गुजरात के गांधीनगर में पता चल गया है कि हम कहाँ किस स्थल पर खड़े हैं। वो जमीन, उसके पैरों से जमीन निकल गई है, वो भी पता है सबको कि कितना वो वहाँ गुजरात के गांधीनगर में इलेक्शन था तो उनमें क्या उसकी स्थिति बनी है, सब लोग जानते हैं। मगर मैं ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें जो हैं उनमें से हमारी 300 सीटें आएगी, हम ये मानते हैं। और हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी हो या अमित भाई शाह हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है। और नरेंद्र भाई मोदी है वो भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, वाराणसी से ही आते हैं, सब लोग जानते हैं। और वाराणसी का कैसा विकास किया है, वाराणसी में कि कितनी बार नरेंद्र भाई गए हैं वो भी सब जानते हैं। और जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात की जाए तो वो तो वहां है ही, बरसों से हैं, वो अमेठी में भी हैं, वो सोनिया गांधी भी वहां है, सब लोग जानते हैं। उसकी सरकारें थी तब भी उत्तर प्रदेश तो था ही, उत्तर प्रदेश का कोई विकास नहीं था। वहां गरीबी तो गरीबी ही रह रही थी, गरीबी में कुछ बदलाव नहीं आता था, सब लोग जानते हैं, सिर्फ बातें करना है। मगर जब से नरेंद्र भाई आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली हिंदुत्व को चाहने वाली पार्टी, जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन केंद्र में आया है और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश में भी आया है, तो सबने देखा है कैसा डेवलपमेंट हुआ है, कैसे आत्मनिर्भर भारत देश बना है, वैसे ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश भी बनता जा रहा है। विकास का पहलू, जो विकास की एक नजर डाले तो उत्तर प्रदेश में बहुत विकास भी हुआ है। हम न्यूज में भी बार बार देखते हैं, जो योगी आदित्यनाथ है वो सक्रिय तरह से काम भी कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। मगर जिसको बातें करनी है और जिसको काम करना है, ये दोनों में फर्क है। हमारे योगी आदित्यनाथ नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, वो दिखाई पड़ता है। राम मंदिर से लेके हम सभी की बात करें तो डेवलपमेंट भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, नए ब्रिज भी बन रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा कोरोना में भी इतना अच्छा काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और बसपा, सपा और दूसरी पार्टियां जो हैं वो मान भी रही है कि ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है जैसा गुजरात में आया है, ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है जैसा देश में आया है। तो सब लोग को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार जिस स्टेट में होती है वहां शांति तो बनी रहती है, आतंकवादी प्रवृत्ति जो होती है उसमें भी गिरावट आती है। आतंकवादी जिंदा आता है, जिंदा उससे स्टेट से बाहर नहीं निकल सकता। जिंदा आने ही नहीं देना है शैलेश जी, जिंदा भी आने नहीं देंगे। जलपा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, जिंदा भी आने नहीं देंगे। मगर जिंदा आ भी गए तो जिंदा जा नहीं सकते हैं। अभी सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली जिस स्टेट में सरकार होती है, जिस स्टेट में गवर्नमेंट होती है, वहां शांति बनी रहती है और डेवलपमेंट दिखाई देता है। जी जयवंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं सपा और हम कांग्रेस की बात करें वो साथ नजर आई थी, और उनके बीच में जो समझौता हुआ था उस समझौते के हिसाब से सपा की बात करें तो 311 सीटों पर सपा लड़ी थी, जिसमें से 47 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी। और अगर अब की बात करते हैं तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं महिला कार्ड खेला है, यानी कि महिला आरक्षण की बात की है, 40% टिकट देने की बात की है। और दूसरी ओर अगर हम सपा की बात करते हैं तो सपा इस बार फिर से एक बार उन्होंने गठबंधन की घोषणा की है, और वो नजर आ रही है कहीं ना कहीं। पहले जो भाजपा के साथ हमने 2017 में जो वहां की पार्टी है उसकी बात करें वो वहां पे नजर आने वाली थी, लेकिन
अब भारतीय सुहेलदेव अगर बात करते हैं समाज पार्टी की, तो उनके साथ कहीं ना कहीं सपा का गठबंधन होगा, लेकिन क्या लगता है इस गठबंधन से कोई फायदा होगा? ऐसे तो अखिलेश यादव ने वहां पर बातें काफी ज्यादा की है कि हम अगर आएंगे तो हमारी सरकार 5 साल तक जो घरेलू बिजली है वो माफ करेगी। उन्होंने मुफ्त में इलाज की भी बात की है। लेकिन क्या लगता है, एक और कांग्रेस की बात करें, उन्होंने महिला कार्ड खेला है, और सपा की बात करें जिन्होंने कहीं ना कहीं मुफ्त में बिजली और इलाज की बात की है, और वो जो लोकल पार्टी के साथ नजर आ रही है, क्या लगता है दोनों का क्या होगा? इसके लिए हमें चुनावी इतिहास देखना होगा जी। जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद तो ऐसा नहीं था कि पूरा चुनाव है वो कांग्रेस ही जीतती आ रही थी। मतलब ऐसा जीत तो कांग्रेस की हो रही थी, लेकिन कांग्रेस के विरुद्ध कोई जनमत नहीं था, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि सरदार पटेल के गुट के माने जाते थे, वो नेहरू जी के जेबी कृपलानी के सामने चुनाव जीत के आ गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो उस टाइम पर नेहरू जी ने ड्राफ्ट किए थे कुछ रिजोल्यूशन, और वो पास हुए थे एआईसीसी में। तो उसमें उसका अमल है, क्रियान्वयन, वो पुरुषोत्तम दास टंडन ने नहीं करवाया। तो नेहरू जी ने कहा कि कांग्रेस की लोकप्रियता है वो घट रही है। तो आप सोचिए कि उस टाइम पर 1950, मतलब स्वतंत्रता के 3 वर्ष के बाद की ही बात है, तो स्वतंत्रता घटने लगी थी। तो फिर पुरुषोत्तम दास टंडन ने जवाब दिया था कि वो इसका कारण नहीं है, वो आप जो अन्न है उसके ऊपर नियंत्रण लगा रहे हो, और हिंदू कोड भी इसको ला रहे हो, तो इसके विरुद्ध हिंदू काफी थे, तो उसके कारण लोकप्रियता घट रही है। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस है वो 1984 तक, मतलब 1989 तक कांग्रेस जीतती रही। इसका कारण ये था कि विपक्ष बटा हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को इसलिए हम देख रहे हैं कि अपर हैंड है उसका, क्योंकि विपक्ष है वो बटा हुआ है। जैसे पिछली बार उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, वो बाद में हुआ था। उसके पहले हमको याद होगा कि राहुल जी ने एक चुनावी सभा में अपनी जो आस्तीन है वो ऊपर उठाकर जो सपा का मैनिफेस्टो है वो फाड़ दिया था, और फिर अचानक दोनों ने गठबंधन कर दिया। प्रशांत किशोर उस टाइम पर उसके सलाहकार थे, फिर भी वो खाटला परिषद हुआ था, वो सब हुआ था, लेकिन वो सब फ्लॉप शो हो गया। लोग खाटला ले लेकर भागने लगे थे, तो वो कोई रणनीति काम नहीं कर पाई थी। तो वहां पर उत्तर प्रदेश में ये है कि सपा है वो इट इज मेन कंटेंडर ऑफ द बीजेपी। अभी बीएसपी भी है, लेकिन बीएसपी का कुछ इतना रोल नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो मेहनत है, प्रियंका गांधी वाड्रा की जो मेहनत है वो शायद बीएसपी का जो वोट शेयर है वो खा सकती है, वो उसकी वोट बैंक खा सकते हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा है वो ब्राह्मण के पीछे काम कर रहे हैं, साथ में वो महिलाओं के साथ में महिलाओं के प्रति काम कर रहे हैं, किसानों में भी वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बीएसपी का है, वो बीएसपी का भी आधार एकदम मजबूत है दलित, ब्राह्मण आदि वर्गों में। तो अभी देखना होगा कि कौन किसको टक्कर देता है। और जैसे मैंने बताया कि विपक्ष चूंकि बटा हुआ है, तो जैसे यह गांधीनगर में हमको देखने को मिला कि आप है वो अच्छा प्रदर्शन अपने चुनावी रैली और सब तरह से कर रही थी, लेकिन चूंकि विपक्ष बटा हुआ था तो इसके कारण फायदा बीजेपी को हुआ। तो सपा है वो किसी के साथ भी गठबंधन कर ले, कांग्रेस है वो किसी के साथ भी गठबंधन कर ले, जब तक पूरा विपक्ष बटा हुआ है, और आप तो वहां जाके बाजी बिगाड़ने ही वाला है सब विपक्ष की। तो और सब लोगों का एक जो मेन मुद्दा है वो राम मंदिर वहां पर एकदम आस्था का मुद्दा रहा है, और राम मंदिर के विरुद्ध ये सब पार्टियां थी। तो ये जो पिछली बार भी हमको याद होगा कि स्मशान और कब्रिस्तान की बात हो गई थी, तो इस तरह की बातें हैं वो बीजेपी के फेवर में आ जाती है। क्योंकि अभी ये हो गया है कि अखिलेश है वो हिंदुत्व की बात करने लगे, लेकिन उनके अभी ट्वीट आप देखेंगे तो उन्होंने विजयादशमी और दशहरा की शुभकामनाएं दी थी। तो वो मतलब वो तो दोनों एक ही बात है। तो उनके कारण पता चलता है कि हिंदुत्व की उनको कितनी समझ है। तो इस तरह की जो बातें होती है, इसके कारण उनकी जो छवि है
वो उसको असर पड़ता है, और इसके कारण बीजेपी को मुझे लगता है कि फायदा होता है। जी जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी ज्योति जी, क्या कहना चाहोगे? अगर हम बात करते हैं चुनाव की, अगर वहां पर देखा जाए तो अभी तो सपा और सुभाषपा साथ में नजर आ रही है, लेकिन कितना फायदा होगा इस गठबंधन का? और अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो प्रियंका गांधी अब मैदान में उतरी है और काफी एक्टिव भी उत्तर प्रदेश की बात करें तो नजर आ रही है। क्या लगता है वहां पर महिला आरक्षण का जो मुद्दा है क्या काम करेगा? अगर हम पिछले ही कुछ आंकड़ों की बात करें तो करीबन 7.7 करोड़ वहां पर पुरुष वोटर गिने जाते हैं, और महिला वोटर्स की अगर बात करें तो वो आंक कुछ 6.3 करोड़ है, यानी कि टोटल 14.5 करोड़ वहां पर आबादी है। अगर वो वोटर्स की बात करें उसमें से महिला के वोट गिन ले तो क्या प्रियंका महिला वोटर्स का जो बेनिफिट है वो उठा पाएगी? प्रियंका का चाहे जो भी दिमाग में गिनती हो, लेकिन एक बात तो तय होती है कि चाहे महिला कार्ड हो, चाहे हिंदुत्व का कार्ड हो, चाहे कोई और कार्ड हो, विकास के अलावा और कोई बात चलती नहीं है। जहां धरातल पर ठोस काम किया गया हो वही लोगों को अपील करता है और वही पार्टी लंबे समय तक रहती है। जी तो अब कांग्रेस की दिक्कत ये है कि ये इनके जो राहुल और प्रियंका दोनों है वो 5 साल कहीं दिखे नहीं। उनका कहीं जन सेवा में कहीं रोल कहीं भी किसी भी स्टेट में मुझे दिखता नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के वक्त आप वो सबसे मिलने चले जाते हैं या किसी के घर खाना खाते हैं, तो वो सब समझते हैं कि ये पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा होता है और लोग इससे इम्प्रेस नहीं होते हैं। तो उनको अगर सच में कम बैक करना है तो अभी से उनको ठोस काम करने पड़ेंगे, जनसंपर्क के कंटिन्यूस करने पड़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ चुनाव आया तभी आप दिख रहे हो। ऐसे ही योगी जी ने ठीक है क्राइम रेट बहुत कम करवाया है, लेकिन अभी भी फील्ड वर्क में बहुत कुछ करना बाकी है। वहां के रास्ते, बिजली और काफी कुछ मतलब अभी वहां पे करने का काम बाकी है। तो उनको भी उसी पे, अब राम मंदिर का तो मुद्दा सुलझ चुका है, अपने बनना भी शुरू हो गया है, तब उनको अपना फोकस इन बातों में लगाना चाहिए। अब रही बात समाजवादी पार्टी की, तो अभी वो तोड़ जोड़ में लगी हुई है, क्योंकि वो कांग्रेस के एमएलए खींच रही है, बसपा के खींच रही है, और ये लोग भी नाव देख के अपनी वो पवन का रुख देख के अपना नाव बदल रहे हैं ये लोग एमएलए भी। तो अभी तो यही सब कुछ चल रहा है। तो ये बात तो सही है, जयवंत जी से मैं सहमत हूँ कि जब तक विपक्ष बिखरा रहेगा तो एक पक्ष सत्ता में रहेगा। और मैं अभी वही देख रही हूँ जो 80s में इंदिरा गांधी का स्टाइल था कि उनके अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता था, उनके खुद के मंत्री भी, और विपक्ष का तो कहीं नामो निशान नहीं था। वही बिल्कुल घूम के आया है, सिर्फ पक्ष का नाम बदल गया है और इंदिरा जी की जगह अब मोदी जी हो गए हैं। बिल्कुल वही पैटर्न है अभी। तो उस वक्त यूपी में कांग्रेस का शासन था और अब बीजेपी, क्योंकि यूपी के मतदारों का एक रुझान रहा है। बीच में सिर्फ ये सपा और बसपा आई थी, लेकिन तब तक ये था कि जो केंद्र में सरकार में था लगभग यूपी की जनता उसे ही चुनती थी। अब इसका मतलब ये नहीं होता है, वोट शेयर अगर आप देखो तो जिसकी भी सरकार बनती है तो उनको हार्डली 1/3 वोट शेयर होती है उनकी, लेकिन बाकी विपक्ष इतने सारे होते हैं तो उसमें बढ़ जाती है, तो लोगों को फिर ऑप्शन नहीं मिलता है नाराजगी के बावजूद। तो इसमें बस एक ही हो सकता है कि सारे विपक्ष एक झंडे में आ जाए, लेकिन ये बहुत नामुमकिन सी चीज होती है। और कांग्रेस तो अभी खैर उसके लिए तो बहुत संघर्ष उनके लिए रास्ता देख रहा है, उनको बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ इस तरह से महिला कार्ड और ये गिमिक्स होते हैं तो वो काम नहीं करते। आप अभी तक थे, अमेठी इनका था, तो आपने क्या किया वहां पे, तो लोग वो भूलेंगे नहीं, मतलब दसियों तक वहां पे, दशकों तक वहां पर कांग्रेस का वो एरिया रहा है, गढ़ रहा है, तो वहां पे तो कुछ हुआ नहीं इतने समय तक। और फिर जब अमेठी से हार गए तो राहुल जी अब केरला चले गए, वायनाड उन्होंने कर दिया। तो जनता सब देखती है, समझती है कि आप लोग सेफ सीट देखते हो, वहां के विकास में कोई रस नहीं है, तो वो चीज उनको आड़े आएगी। और इनको, जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ एसपी उनको टक्कर दे सकती है,
लेकिन कितनी देगी, मतलब उनका रथ कहाँ तक वो रोक पाएगी, बस ये देखने वाली बात है। आगे तो फिर क्योंकि अगर ज्ञातिवाद देखे तो यूपी का राजकारण शुरू से पूरा ज्ञातिवाद से और उसी की गिनती पे चलता आया है कि कौन सी सीट पे कौन से लोगों का प्रभुत्व है जी। लेकिन मैं तो सब पक्षों को यही अपील करती हूँ कि आप अब ये ज्ञातिवाद अगर भूलवाना है देश से, तो आप लोग इस तरह की गिनती देके टिकट्स देना बंद कीजिए, क्योंकि उसके बगैर ये ज्ञातिवाद खत्म नहीं होने वाला है। तो हिंदू समाज अगर एक रखना है तो ये ज्ञातिवाद निकालना है, और जो हिंदुत्व की पार्टी है वही ज्ञातिवाद के आधार पे जब सीट्स अलॉट करती हैं, टिकट्स देती हैं, तो फिर किस तरह की एकता की हम उम्मीद कर सकते हैं। जल्पा जी जी बिल्कुल। डॉक्टर करण जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम सपा की बात करते हैं तो सपा में अखिलेश यादव भी वही मुद्दा लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं हमेशा से आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में नजर आया है, या फिर आम आदमी पार्टी का सूत्र रहा है। जैसे कि वहां पर अखिलेश यादव की बात करें तो वो लेकर आए हैं कि हमारी अगर सरकार बनती है तो 5 साल तक हम घरेलू जो बिजली है वो मुफ्त में प्रदान करेंगे। मुफ्त इलाज की भी उन्होंने बात की है, क्या कहेंगे? देखिए, उसमें गलत कोई बात नहीं है। अगर आज मंत्री है, सीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, सारे लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, तो जनता को क्यों ना मिले? उनके ही पैसे से तो आप कर रहे हो ये सब, तो उनको तो मिलनी ही चाहिए, और ये एजेंडा सबको अपनाना चाहिए। उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये लोग क्यों नहीं अपनाते? इन्होंने बताया कि गांधीनगर में आम आदमी पार्टी का रिजल्ट क्या है, 22% वोट मिले आम आदमी पार्टी को। आप गुजरात में आके देखिए, आपको पता चलेगा। म्यूनसिपालिटी में जाके देखिए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने भाजपा के कॉर्पोरेटरों का जीना हराम कर दिया। इतनी प्रॉब्लम्स है रोड रस्तों की, सब चीज की, सबके लिए आम आदमी पार्टी का कार्यकर रोज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको पता है। और अगर इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, तो आम आदमी पार्टी के झंडे क्यों निकाल दिए? क्यों काली शाही से उनको पोछ दिया? क्यों वोटिंग के दिन पे आम आदमी पार्टी के लोगों के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करवाया? वहां के लोगों पर हमला करवाया, किसने करवाया? ये सब भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। उनको पता है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, और ये पार्टी काम करने वाली आई है, उनको काम करने देना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और ये इस बात करते हैं, अयोध्या में अरविंद केजरीवाल जी गए तो क्यों भारतीय जनता पार्टी वालों को प्रॉब्लम होने लगी? क्या हिंदुत्व पे भारतीय जनता पार्टी वालों का हक है? तो लॉ बना दीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुत्व की हकदार है और कोई नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये बात मतलब ये गलत चीज है ना। भारतीय जनता पार्टी का नारा है मारो काटो, लोगों को अलग कर दो, और आम आदमी पार्टी का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। हम भारतीय जनता पार्टी की मेंटालिटी को फॉलो नहीं करते। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को जिला पंचायत के इलेक्शन में मिले। आप देख लीजिए, 82 सदस्य हमारे जिला पंचायत में, और आम आदमी पार्टी के जितनी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी है, सबको सबने फॉलो किया है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो, महिला की सुरक्षा हो, फ्री पानी हो। आप उत्तर प्रदेश में बताइए, एक भी बिजली का प्लांट बनाया अभी तक? देख लीजिए आप क्या काम किया है। जो भी प्रोजेक्ट आधे अधूरे रहे थे पहले, उनको भी पूरा नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। खाली धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करना ही आता है इनको, और कुछ नहीं आता है। जी शैलेश जी, आपकी ओर लौटना चाहूंगी, क्या कहेंगे? अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम पहले भी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, इस पर जो तंज है वो थोड़े ही दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर प्रहार किया था। उन्होंने कहा था अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि प्रदेश में फिर लूटपाट हो, अपहरण हो, अव्यवस्था हो, अराजकता हो और दंगाई हो, उसको प्रोत्साहन मिलता है। और लेकिन ये सब संभव नहीं है क्योंकि प्रदेश अब बदल चुका है। और अगर आज अमित शाह की बात करें, उन्होंने भी ये स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आज जो बाहुबली है वो यूपी में ढूंढे नहीं मिल रहे। उसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि हवाई अड्डे जो है वो 4 थे, अब 9 बन गए हैं, एक्सप्रेसवे भी बने हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 2022 से पहले यूपी में 40 मेडिकल कॉलेज होंगे। यानी उन्होंने काफी बातें की है। लेकिन क्या लगता है इन सब का क्या असर देखने को मिलेगा इलेक्शन में? जल्पा जी, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो 2017 में इलेक्शन हुए थे,
उनमें भारतीय जनता पार्टी और उनकी टीम, उनके साथ जो पक्ष है, पार्टी है, उनको 312 सीटें मिली थी। और जो वहाँ शासन कर रहा था समाजवादी पार्टी सपा, उनको 47 सीट थी। और बसपा जो अभी विपक्ष में है मगर दूसरे स्थान पर है, उनको 19 यानी कि 20 से भी एक कम 19 सीटें, ये 19 सीटें और 47 सीट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक टाइम पे वो वहाँ शासन कर रहे थे, उनको 47 और 19 सीटें ही मिली हैं। उसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो उन्होंने शासन किया उनसे लोग त्रस्त हुए थे। और अभी भी जिस तरह का वो व्यवहार करते हैं, और अखिलेश जी तो जिस तरह से व्यवहार किया है, वो तो मैं तो बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के बारे में काफी तारीफ है। क्योंकि वैक्सीन, जब जलपा जी वैक्सीन पूरा भारत देश ले रहा था, पूरा भारत देश बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे कि वैक्सीन लेना चाहिए। और अदर कंट्रीज जो है वो भी इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्लान चल रहा था, माइक्रो मैनेजमेंट चल रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था। मगर एक अखिलेश यादव जी थे, मैंने सुना था, वो बोल रहे थे कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मैं नहीं लूंगा, ऐसी बात कर रहे थे। बाद में तो उनके नेताओं ने भी वैक्सीन ली। ऐसी भाषा, ऐसी लैंग्वेज अभी मेरे जो मित्र हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं। उन्होंने अभी जो अगले स्लॉट में बोले, वो आम आदमी पार्टी के जो युवा नेता है, वो वैसी लैंग्वेज में नहीं बोलूंगा। मगर उनको ये भी पता होना चाहिए कि सभी से ज्यादा पूरे गुजरात में पंचायत के चुनाव हो, कॉरपोरेशन के चुनाव हो, और क्या ये विधानसभा के चुनाव हो, सभी के सबसे ज्यादा किसी की डिपॉजिट डूल हुई है तो वो पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। और वो तारीफ कर रहे थे कि सूरत में, अभी सूरत का भी बहुत ज्यादा जायजा ले रहे थे, सूरत में पास की सीटें हैं, वो आम आदमी पार्टी की सीटें नहीं है। वो पाटीदार जो समुदाय था उसके साथ जो कांग्रेस को अनबन बनी, उसकी सीटें थी। वो भी पता चल गया जो गांधीनगर के कॉरपोरेशन के इलेक्शन से। और मेरे भाई अभी बता रहे थे कि इतने प्लांट है, तो वो भी बता दे। उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ दिल्ली में कितने प्लांट हैं, सोलर प्लांट कितने हैं, बिजली के प्लांट है दिल्ली में कितने हैं, बताइए ना, बताइए कितने प्लांट है दिल्ली में। अरे ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं थे, वो भी पश्चिम बंगाल और वो महाराष्ट्र और गुजरात से लेने की बात आपके अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे, डिबेट में भी बोल रहे थे और ऑनलाइन भी बोल रहे थे, और नरेंद्र भाई मोदी को भी कह रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन के प्लांट नहीं है, कहीं से हमें ऑक्सीजन दिलवाइए, नरेंद्र मोदी जी कहीं से हमें ऑक्सीजन दिलवाइए, ऐसी बातें बोल रहे थे। वही अरविंद केजरीवाल जी थे, उस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि 400 ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले थे, जिसमें से 193 लग चुके हैं, ये उन्होंने बात कही थी। लेकिन मुद्दा ये आता है कि कोरोना है, उसका वेरिएंट बदलता रहता है, यानी पता नहीं है कि अगले वेरिएंट में हो सकता है शायद ऑक्सीजन की कमी ना हो और कोई लोगों को समस्या हो, ये भी तो बात पर गौर करना चाहिए। और जलपा जी, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में तो कहीं आम आदमी पार्टी का नाम और निशान भी नहीं है, वो वहाँ पे है भी नहीं। मगर जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, तो वो लोग जो हैं वो लड़ने वाले हैं, वो इलेक्शन चुनावी जो मुद्दा है वो उनके बीच में है। आम आदमी पार्टी को तो दिल्ली से बाहर निकलना ही नहीं है और नेगेटिविटी सिर्फ फैलाने की बातें करनी है, और वो काम भी ऐसा करना है, दूसरा काम तो करना नहीं है। मेरे भाई जब बोल रहे थे, मैं आपके बीच में बोला ना, तो आपकी बात एक भी सुनाई नहीं देगी दर्शकों को। और मैं के न्यूज और जलपा जी का मैं मान रखता हूं और उसकी अवमानना नहीं करता, क्योंकि वो जो एंकर है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और के न्यूज के दर्शक भी देख रहे हैं कि कौन कैसा बोल रहा है। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो बीच में बोलने की आदत डाल दी है, वो भी अच्छी बात नहीं है। आप जब बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था। डॉक्टर करण जी आपकी और भी आएंगे जब आपकी बारी आएगी। शैलेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। डॉक्टर करण जी आपकी और भी आएंगे, आपकी बारी आएगी। कि यहाँ पर अगर एक दूसरे के सामने बोलने की बात आई या एक दूसरे के बीच में बोलने की बात आई तो प्रश्न कहीं रह जाएगा और शायद हम आक्षेप प्रत्याक्षेप करते रहेंगे। जनता को सुनना है कि लोग क्या देंगे, जनता को सुनना है लोग क्या देंगे। शैलेश जी, प्रश्न मेरा ये था,
प्रश्न मेरा ये था कि चलो कानून के व्यवस्था के बारे में बात कहा है, वहां पर मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कही है और कई मुद्दों पर अमित शाह है उन्होंने खुद ने आज बात की है यूपी के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। यानी कि अभी वादे तो किए हैं, काम कितनी मजबूती से होगा अगर सीटें मिलती हैं? 6 महीने के अंदर और सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी? जनता को क्या मिलेगा? जलपा जी, यूपी में हमारी जनता सरकार को क्या केंद्र मिलेगा? में भी है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार है और जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली जो सरकार है। इसके लिए, इसके माध्यम से और वो जो काम कर रही है उसके माध्यम से और हमारे जो पार्टी की काम करने की जो आदत है उसके माध्यम से मैं के न्यूज के दर्शकों को कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ है वो आज तक कभी हुआ नहीं था। बसपा ने भी वो एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा डेवलपमेंट हम कर नहीं पाए हैं और समाजवादी पार्टी है उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। वहां ज्यादातर जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण समुदाय है, वहां से जो सीटें हमें मिली है वो ज्यादा सीटें मिली है। उसका मतलब भी ये हुआ कि हम ब्राह्मण जो लोग हैं उसके बारे में भी सोचते हैं। वहां के जो दलित समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय की जो सीटें हैं वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिली है और भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों को, सभी हिंदू लोगों को साथ में रख के काम किया है। और जो लघुमती के लोग हैं, लघुमती के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है और मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन अभी नरेंद्र भाई और अमित शाह जी ने किया, तो वो भी बताता है कि आरोग्य के बारे में भी हम कितने सतर्क हैं। मेडिकल कॉलेजेस हो या मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना हो और जो वहां पे यात्रा धाम है वो पूरे भारत देश से उत्तर प्रदेश में जो लोग जाते हैं, मथुरा जाते हैं, गोकुल जाते हैं, वहां राम मंदिर अब नया बन गया है। मैं वो आम आदमी पार्टी के जो करण बारोट जी हैं वो डॉक्टर को भी कहना चाहता हूं कि आप भी राम के दर्शन के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का गठन किया है और वो सरकार ने गठन किया है, वहां जाके अपना माथा टेक देना, वहां राम के आशीर्वाद लेने के लिए जाना। और आप तो हिंदुत्व में मानते ही होंगे, आप भी हिंदू है, तो वहां कभी मथुरा में भी जाना, पहले गए थे, बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी तब गए थे और अब नरेंद्र भाई मोदी वहां वाराणसी से चुने गए हैं और मथुरा की स्थिति देखने जाना, वहां भी आपके मन में श्रद्धा होगी ही हिंदुत्व के प्रति, वहां भी जाना और अयोध्या में भी जाना। अयोध्या में भी बहुत अच्छा राम मंदिर बनने वाला है, उसके वोट हमें मिलने वाले हैं और वो लोग समझते हैं उत्तर प्रदेश वाले कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते भी है, सिर्फ तारीख नहीं दिखाते हैं। उन्होंने वो जो 850 किसान मर गए, उनको मिलने गए हो आप? वहां पे जो करना है वो करते हैं। हम आपको किसान से क्या लेना देना? आम आदमी पार्टी की जहां सरकार है दिल्ली में, वो तो 2 कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद के 2 कॉर्पोरेशन हो उतनी ही उसकी सीटें हैं, वहां किसान कुछ है ही नहीं, तो आपको किसान के बारे में सोचना नहीं है। आप जहां है सूरत के कॉर्पोरेशन में, वहां भी कॉर्पोरेशन का इलाका है, वो रूरल एरिया नहीं है, तो आपको किसान के बारे में कुछ किया ही नहीं है, तो सोचना नहीं है। वो 3 कानून लाए हैं, उसमें भी किसान का, क्यों किसान परेशान है? क्यों रोजगार नहीं है? क्यों यूथ परेशान है? क्यों सब लोग परेशान हैं? किसी ने ऑनलाइन अकाउंट में पैसा डाला है तो वो नरेंद्र भाई मोदी ने ही डाला है। और आपके केजरीवाल ने, बारोट जी, आपके केजरीवाल ने तो पीएम और सीएम की गुप्त मीटिंगें थी वो भी वायरल कर दी है, कर दी थी। और ये जो सीएम को शोभा नहीं देता, सीएम की गरिमा को शोभा नहीं देता, ऐसी बातें अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। ये दे दिया, वो दे दिया, 2-3 स्कूलें अच्छी कर दी, बस दूसरी स्कूलों की हालत तो देखिए दिल्ली में कैसी है। दिल्ली पे बात नहीं हो रही और ना हमारी बात गुजरात पे हो रही है। ठीक है, हम गुजरात को एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन बात गुजरात की नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है यूपी के इलेक्शन की और हर पार्टी को, हर प्रवक्ता को मौका मिलेगा। और मेरे सवाल पे ज्यादा गौर फरमाइए। क्या बात कर रहे हो, आपको पता है? ठीक है डॉक्टर करण जी, प्रश्न तो सुन लीजिए, फिर आपको जो बोलना है प्रश्न तो सुन लीजिए, आपकी और ही आ रही है। आप जो भी बात कर रहे थे, यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि यूपी इलेक्शन का जब माहौल है, क्या लगता है अगर आम आदमी पार्टी जैसे कि यूपी में विधानसभा चुनाव में भी नजर आती है तो क्या किसी के साथ गठबंधन में नजर आएगी? देखिए, वो अभी तक तय नहीं हुआ है, वो तय होगा, सबको पता चल जाएगा। आम आदमी पार्टी
सब जनता के लिए ही बैठी है और जनता के प्रश्न सॉल्व करने के लिए ही बैठी है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा पर देंगे। अखिलेश यादव ने शायद वो फॉर्मूला चुरा लिया है। हाँ तो अच्छा है ना, मैंने आपको वही बताया ना कि सबको पता लगना चाहिए क्या वो इन लोगों को क्या कुछ करना नहीं है। 500 यूनिट के लिए है, पता है आपको? सिर्फ 500 यूनिट के लिए फ्री बिजली है। दिखाना पड़ेगा ना मैडम, किसानों को फसल का दाम भी देना पड़ेगा ना, वो कौन देगा? आपने दिया है, सम्मान भी दिखना पड़ेगा। तो देंगे ना, यूपी में दिल्ली में दिया है, दिल्ली में 50,000 क्या बोलिए? किसानों को एमएसपी कितनी दी है दिल्ली में आपने? बता रहा हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिल्ली में क्या है किसानों की? बताइए चलो, अरे सुनिए तो सही, कितनी एपीएमसी है दिल्ली में? बताइए चलो। नुकसान हुआ ना 50,000 पर हेक्टेयर, और गुजरात में कितना दिया पता है आपको? बताइए चलो। मैं बताता हूँ ना, गुजरात की बात करनी है तो मैं बताता यहाँ पर आक्षेप प्रति आक्षेप से पहले के 1100 और दिल्ली की कंपैरिजन नहीं हो सकती है। गुजरात और दिल्ली की कंपैरिजन नहीं हो सकती है। अगर दिल्ली के किसानों की संख्या देखें वो 1000 में होती है, गुजरात की बात करें वो लाखों में होती है। यहाँ पर मैंने बोला कि मुद्दे पर कायम रहिए। यहाँ पर प्रश्न दिल्ली और गुजरात का है ही नहीं। ये उनको पता ही नहीं, वो क्या बोल रहे हैं जी। कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है जी। करण जी अपनी बात रखिए, यूपी में क्या होगा? आम आदमी पार्टी जैसे कि कहीं नजर भी आती है, गठबंधन ना होना दूर की बात है, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे यूपी के लिए? आम आदमी पार्टी 2 साल से यूपी में काम कर रही है। चाहे मैंने आपको बताया कोई भी मामला हो, सब मामले में जमीनी स्तर पे आम आदमी पार्टी ने काम किया हुआ है और आम आदमी पार्टी आगे कार्यरत रहेगी। सीटें जितनी भी आए और आम आदमी पार्टी जनता के लिए ही है। और हमारा जो मॉडल है, जो गारंटी है, वो सब जगह एक है और सबके लिए है। कोई भी जगह अच्छा शासन करने के लिए जो बेसिक नीड्स होती है, बेसिक चीजें होती है, वो जनता के लिए फ्री होनी चाहिए। वो जनता के पैसे से ही आती है तो वो मिलनी ही चाहिए, वो क्यों नहीं मिलेगी? और वही हमारा वो पॉलिटिक्स नहीं बोल सकते, वही सिंपल चीज है जो हम करना चाह रहे हैं। बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो पहले करके दिखाइए आप, बाकी फिर बात की बात बाद में करना। जी जयवंत जी आपकी ओर लौटना चाहूंगी। हम बात कर रहे थे यूपी इलेक्शन की। अगर मायावती की बात करते हैं, बसपा की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं दलितों के वोट बैंक हमेशा से मायावती के पक्ष में माने जाते हैं। बसपा के वो लॉयल वोटर्स माने जाते हैं। अगर 2007 के विधानसभा चुनाव में जो सूत्र दिया गया था बसपा द्वारा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो इतना हिट रहा कि वहां पर अकेले मायावती ने अपनी अकेले बलबूते पर वहां पर सत्ता हासिल की थी। और अगर अभी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दलित के अलावा अभी मायावती को लगा कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों की भी जरूरत पड़ेगी, तो अभी उनका जो सूत्र है वो थोड़ा बदल गया है। उन्हें लगता है कि अब सर्वधर्म जो है वो समभाव के हिसाब से हमें चलना होगा, यानी कि दलित भी ले लो, ब्राह्मण भी ले लो, और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर से उनके भी वोट कैसे मिल जाए उसका भी प्रयास रह रहा है बसपा का। नहीं, आप देखिए कि जो भारतीय इतिहास है चुनावी, उसमें आप किसी एक जाति को लेकर चुनाव लड़ने जाओगे तो वो संभव नहीं हो पाया। कांग्रेस है वो इतने वर्षों तक क्यों जीती रही थी? तो उसका कारण भी ये था कि वो एक सब समूह को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसकी जो नीति है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के आसपास घूमती रही, और साथ साथ में उनके उसमें से निकले हुए जनता दल, वीपी सिंह, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, वो अपने प्रदेश में बड़े हो गए। तो उसके कारण उनकी जो जातिवादी नीति थी और मुस्लिम तुष्टीकरण उन्होंने भी किया, तो उसके कारण वो बड़े हो गए और कांग्रेस छोटी हो गई। तो जहां तक बीएसपी की बात है, तो बीएसपी का भी ऐसा ही था कि वो पहले जो आई थी तो उसका बहुजन समाज पक्ष, तो दलितों के आसपास ही राजनीति उसकी घूम रही थी। काशीराम को हम याद होगा कि उस समय सूत्र दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो ये जो सूत्र था, इसके कारण काफी वो हुआ था और इसके कारण उसको थोड़ा फायदा भी हुआ। लेकिन बाद में उसको समझ में आ गया, बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और 6 महीने तक सरकार चली भी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ में आ गया कि हम सिर्फ ये ज्ञातिवादी बात करेंगे तो अपने बलबूते पर कभी भी सरकार में नहीं आ पाएंगे। तो सतीश चंद्र मिश्र जो है वो बीएसपी के लिए चाणक्य माने जाते हैं। तो फिर ब्राह्मणों को साथ लेने की एक कोशिश हुई और वो कोशिश सफल हुई। तो इसके कारण बीएसपी अपने बलबूते पर 2007 में सत्ता में आ गई।
तो इसके कारण बीएसपी फिर से वो ब्राह्मणों के सम्मेलन कर रही है। और आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ब्राह्मण है वो एक मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस भी अपने पुराने, क्योंकि कांग्रेस के पास भी एक समय था कि ब्राह्मण वोट बैंक बहुत ज्यादा थे। गुजरात में भी आप देखेंगे तो ब्राह्मण वोट बैंक ज्यादा रहती थी। तो अब कांग्रेस का रुख भी फिर से ब्राह्मण की तरफ हुआ है, बीएसपी का हुआ है। हालांकि अखिलेश यादव है सपा, वो अपने यादव और मुस्लिम एमवाई कॉम्बिनेशन को लेकर ही चल रहे हैं, वो ब्राह्मण की तरफ नहीं मुड़े। लेकिन वहां पर जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, इसके कारण भी ब्राह्मण को अन्याय हुआ है, ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर दी गई थी। तो अब मुझे लगता है कि बीएसपी है वो अभी उसका जो रोल है, मतलब आप उसके जो सुर है, स्वर है, वो भी बदले हुए हैं। आप उसका निशान हमेशा कांग्रेस रहती है, क्योंकि उसको मालूम है, जैसे मैंने अपनी पहली बात में भी कहा था कि कांग्रेस है वो प्रियंका गांधी वाड्रा की जो मेहनत है वो मुझे लगता है कि बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की रहेगी। और तो मायावती जी को भी मालूम है, और कांग्रेस के यूपीए शासन में मायावती जी को काफी सीबीआई द्वारा भी हेरेसमेंट हुई थी, तो वो भी मायावती जी जानती है। तो इसके कारण बीजेपी उसके निशान पर इतना नहीं है जितना कांग्रेस है। तो देखने वाली बात होगी कि अभी जो वो कर रहे हैं, जैसे कि पंजाब में भी हमारी डिबेट हुई थी, तभी में मैंने कहा था कि पंजाब में भी उसकी जो गठबंधन है वो शिरोमणि अकाली दल के साथ है। तो ये दोनों की बात ले ले तो अभी उसका जो स्पर्धा है वो कांग्रेस के साथ है। तो अब अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है कि नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस को कितना टक्कर देती है और कांग्रेस कितना बीएसपी को टक्कर देती है, वही देखने वाली बात होगी। जी जी बिल्कुल। ज्योति जी, आपके और आना चाहूंगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे ही होगा। यहाँ पर हम बीएसपी की बात कर रहे हैं, बसपा की। अगर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो अब तैयारी जो बसपा ने है वो तेज कर ली है। अगर बसपा की बात करें, उन्होंने प्रवक्ता की भी नियुक्ति की है। अगर सोशल मीडिया की बात करें, जहां पर बसपा शायद कुछ कम नजर आ रहा था, वो भी उन्होंने गतिविधि जो है वो बढ़ा दी है। अब उन्हें लगता है कि नहीं, सोशल मीडिया के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो शायद लोगों के दिल तक पहुंच पाएंगे। और उसके अलावा जो उनकी नीति अब रही है कि दलित तो रखने ही है वोटर, साथ में ही ग्रामीण वोटर्स को भी रिझाने का प्रयास उन्होंने किया है। क्या लगता है बसपा का क्या रोल रहेगा? क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 403 सीटों पर बीएसपी जो है बसपा लड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें 19 सीटें मिली थी। हालांकि जो वोट शेयर की बात करें तो 22.23% उन्हें वोट शेयर मिला भी था। लेकिन क्या लगता है क्या होगा प्लस माइनस? हाँ जल्पा, इसमें पार्टी कोई भी हो, जब वो वचन देते हैं या फिर इस तरह के सूत्र देते हैं, उनकी एकमात्र मंशा होती है उतने वोटर्स को अपनी ओर खींचना और सत्ता में आना। तो वो अब वोटर समझदार हो गए, वो जानते हैं कि सूत्र से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहने को तो आप सारे यूपी की जनता को चाहते हो कि भाई हमारे साथ आ जाए, हमें मैक्सिमम वोट्स मिले, लेकिन बात वही है कि आपने ठोस काम जब आप सत्ता में नहीं थे तब भी कितना किया। अब इलेक्शन को आप फेस्टिवल की तरह लोगे कि भाई उसके लिए तैयारियां करनी है तो वो आप कुछ महीने पहले तैयारी चालू कर दो और पूरे 5 साल तक आप कुछ नहीं करो, तो जनता भी तो मूर्ख नहीं है ना, देखती है। तो अब अगर वचन तो जितने दिए जाए सारे पक्ष देते हैं, और अगर सब पक्ष ना अपने वचन पूरा करे ना तो अपनी माशाअल्लाह अपनी जनता तो स्वर्ग में विचरण करे। लेकिन वो बिल्कुल कई बार तो वचन देने में इतनी अतिशयोक्ति हो जाती है कि भाई अपने को लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको बोलने में और सोचने में कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। आप जब इतने वचन देते हो लेकिन उसका पैसा बजट कहाँ से मेंटेन करोगे, वो तो कोई सोचता ही नहीं है। और उसके बाद भी जैसे इन्होंने अखिलेश जी ने टैबलेट्स देने की बात की थी और उन्होंने कुछ बांटे भी थे, लेकिन फिर वो चले ही नहीं। तो अब इस तरह के खिलौने देने का भी क्या फायदा है, वेस्टेज ऑफ मनी। तो वचन और ये सूत्र, ये सब तो ठीक है, इनको करना है तो करते हैं, लेकिन कोई वोटर इसे सीरियसली नहीं लेता, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जो होता है वो बिल्कुल ठोस धरातल पर का ही काम बोलता है जी। और जैसे इन्होंने कहा शैलेश जी ने, मैं उन्हीं की बात उन्हीं को देती हूँ कि भाई एक समय पर जिसका सूरज तपता है
वो आज ढूंढे से नहीं मिलते, सपा हो या बसपा हो। तो यही हालत भाजपा की भी हो सकती है अगर वो धरातल पर नहीं रही तो। इन्हीं से सबक लेना है कि अगर इनको जनता रास्ता दिखा सकती है तो अगर काम नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, तो फिर कल इनका भी यही हश्र हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब जनता त्रस्त होती है उसके पास हर 5 साल बाद एक हथियार आता है और वो आपको ऐसे धकेल सकती है कि आप सालों तक फिर सत्ता में आओ ही नहीं। कांग्रेस जैसे गुजरात से गई, अभी तक वो उबर नहीं पाई है, जैसे यूपी से गई वो उबर नहीं पाई है। तो इसकी वजह यही थी कि जब इंदिरा गांधी थी तब तक तो धरातल पर काम हो रहा था, ठोस जमीन से जुड़े हुए मुद्दे सॉल्व होते थे। लेकिन इसके बाद सबको पता है कि ये विदेशों में पले बड़े हैं, तो इनको जमीनी हकीकत या उनकी समस्याओं के बारे में या उसकी तीव्रता के बारे में, इंटेंसिटी, वो पता ही नहीं है कि कोई जी तो वो हाँ, तो वो उस तरह का मतलब आप फिर उसका सॉल्यूशन कैसे ला सकते हो। आज अगर कोई किसान आत्महत्या पे मजबूर होता है तो हवाई जहाज में उड़ने वाला कैसे समझ सकता है कि उसको कितनी आपदा में होगी, उसकी कितनी त्रासदी होगी कि उसने जीवन खत्म करना बेहतर समझा। तो ये जो समस्या है उसकी तीव्रता समझना भी हर नेता के लिए बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि वो जमीन से जुड़ा हो, हवा में उड़े नहीं, भले ही सत्ता सालों तक मिलती रहे। जी बिल्कुल जलपा जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था यूपी इलेक्शन 2022। अभी तो अगर हर पार्टी की बात करें, कहीं ना कहीं हर पार्टी ने अपनी ओर से तैयारी जो है वो कर ली है। अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र भी कहीं ना कहीं फिक्स कर दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी में आज अमित शाह ने खुलकर बोल दिया है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही ये जो चुनाव है वो होगा। 300 सीटों का अभी टारगेट रखा गया है। हालांकि हमने देखा था कि 2017 की अगर हम बात करते हैं और बीजेपी के जो साथ वाली पार्टी है, अगर उनकी भी सीटें हम छोड़ते हैं तो 312 सीटें अपने बलबूते पर बीजेपी ने वहां पर हासिल की थी, यानी कि बहुमत उनके पास था। अगर 403 सीटों में से बात करते हैं तो सपा और कांग्रेस कहीं ना कहीं समझौते के साथ नजर आई थी। अगर हम सपा की बात करते हैं उसे 47 सीटें मिली थी। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो सबसे कम सीट 7 सीटें मिली थी कांग्रेस को। उससे ज्यादा सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी की जो समर्थन देने वाली पार्टी थी, अपना दल, उसकी आई थी 9 सीटें। अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं सुहेल देव वहां पर भारतीय समाज पार्टी की बात करते हैं, जो पहले कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में थी, जिन्हें 4 सीटें वहां पर हासिल हुई थी, जो इस बार सपा के साथ गठबंधन में है। लेकिन देखना यही होगा कि सपा और ये जो नई हम वहां पर लोकल पार्टी कह देते हैं सुभाषपा, उसका गठबंधन क्या असर करेगा। हम बात करते हैं बसपा की, मायावती की। मायावती ने ये बार ये जरूरी समझ लिया कि दलित कार्ड से कुछ नहीं होगा, मुझे और भी ज्ञाति के वोट बटोरने होंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास लगा दिए कि क्यों ना ब्राह्मण के वोट हासिल किए जाए, और साथ में ही मुस्लिम वोटर्स को भी लुभाने का जो उन्होंने आयोजन किया था वो भी हमने देखा। अब देखना यही होगा कि बीजेपी के खिलाफ जब सारा ये, अगर हम सपा की बात करते हैं, बसपा की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं और दूसरी भी कई पार्टी है जो मैदान में होगी, तो क्या होगा। क्या बीजेपी 300 का जो लक्ष्य है वो हासिल कर पाएगी। 312 सीटें तो पहले आई थी। अगर समर्थन देने वाली पार्टी की बात करें तो जो टोटल जो अंक हो जाता है वो 325 का हो जाता है, या ये रिकॉर्ड जो है वो बीजेपी खुद का ही तोड़कर ज्यादा सीटें हासिल करेगी। ये तो अब वक्त ही बताएगा। और यूपी इलेक्शन की तैयारी तो हो चुकी है, अब देखना ये होगा कि आगे यूपी की जनता को भी क्या मिलता है। और एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आपको बता दूं कि दंगल देश का में अभी तो बस इतना ही, लेकिन अब अगर हम मिलेंगे तो 15 नवंबर को मिलेंगे दंगल देश का एक नए रूप के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।